सभी साथियों को नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज सर एक बार फिर से आए। एक तरह से अब एसआई के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो आप साथी काफ़ी टाइम से सभी इंतज़ार कर रहे थे एसआई के एडमिट कार्ड के लिए, वो भी अब फाइनली आ चुके हैं। सर काफ़ी टाइम से बहुत व्यस्त चल रहे हैं, इच्छा थी कि एक दो क्लास और ली जाए, लेकिन बहुत व्यस्तम शेड्यूल में आज फिर लास्ट अंतिम आशीर्वचन के रूप में सर आपके सामने फिर से आए हैं, ताकि अब लास्ट में कुछ मैं बहुत सारे साथियों से बातचीत हो रही है कि सर बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी कुछ टेंशन हो रही है, तो ये आखिरी समय बहुत ज़रूरी होता है। तो आखिरी समय में सर के कुछ आशीर्वचन आप सबके लिए, उसके लिए सर आए। साथ में कुछ सर ने कुछ 15-20 सवालों का एक कलेक्शन और था, जो सर को लगा कि ये सवाल भी हो जाने चाहिए। आज इस वीडियो में वो भी बताएंगे। साथ में अब लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम पर आपको क्या करना है, किस तरह की रणनीति आपको रखनी चाहिए, है ना, किस तरह से आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पर, किस तरह से आप एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, उन सब के बारे में भी आपको सर बताएंगे। तो मैं ये मंच फिलहाल सर को दे रहा हूँ, आप सर को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि एग्जाम के तक अपने आपको इन जो सर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे उनको आप फॉलो करें। सर नमस्कार साथियों, जय हिंद। क्योंकि 13, 14 और 15 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हैं, आप लोगों के पास एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। किसी का सेंटर कहीं पर आया है, किसी का सेंटर कहीं पर आया है। तो आपको अपना घर छोड़ के परीक्षा देने के लिए जब जाते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपना एडमिट कार्ड साथ में लेके आवश्यक जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आरपीएससी में इस एग्ज़ाम के लिए, उसकी पूर्ति करते हुए आप घर से निकलें, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आप जब यात्रा करते हैं तो इस बार जो एग्ज़ाम के लिए है राजस्थान रोडवेज को फ्री किया हुआ है, तो उसके लिए आप एक ध्यान रखें, छत पे नहीं बैठें, किसी प्रकार की ऐसी दुविधा से बचें जहां आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। समय पे अपना घर से निकल के और समय पे पहुंचने की कोशिश करें, और ताकि आपकी जो लंबी किसी का सेंटर 600 किलोमीटर दूर आया, किसी का 500 आया, किसी का 400 किलोमीटर दूर पे सेंटर आया है, तो उस दूरी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करते हुए कूल माइंड से घर से निकले और कूल माइंड से ही यात्रा करें। इसके अलावा जो अब अंतिम समय है, सिर्फ कुछ ही दिन, 3-4 दिन बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम में, उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कूल माइंड से जो अब तक पढ़ा है, पढ़ चुके हैं, वो नया टॉपिक आप कोई भी इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये मेरा टॉपिक नहीं हुआ, मैं इस टॉपिक को अब क्लियर कर लूँ, अब समय नहीं है। अब जो आपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पहले तैयारी कर चुके हैं, उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करें और बिल्कुल कूल माइंड से अपना थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम पे भी ध्यान दें और किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लें। दूसरी चीज़, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो अपना मास्क वगैरह जो है वो साथ ले जाना नहीं भूलें कतई, मास्क वगैरह साथ ले जाएं। इसके अलावा जब एक एग्ज़ाम टाइम में आप बैठते हैं, तो आप जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आप उसको तसल्लीपूर्वक पढ़ें। पढ़ के उसमें एक-एक क्वेश्चन, फिर जो इजी टू हार्ड की तरफ चलें। जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, बिल्कुल पहले देखते ही आपका आंसर आ रहा है, उनको आप पहले अटेम्प्ट करें, फिर धीरे-धीरे हार्ड की तरफ बढ़ें। और इसमें आपको इंस्ट्रक्शन है वो आप पूरा पढ़ें। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं पढ़ते हैं और उस दृष्टि में भी अपन आंसर गलत देकर आ जाते हैं। इसलिए ऐसी थोड़ी-सी सावधानी रखें और सावधानी रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप आपको सफलता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि किसी की रिटर्न में अच्छी तैयारी होती है, इसमें साथ में फिजिकल भी होता है बाद में, तो इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है इंटरव्यू तक। इसलिए आप कतई ये नहीं सोचें कि अभी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है, मैं परीक्षा देने जाऊं या नहीं जाऊं, दूरी पे मेरा सेंटर आ गया। लड़कियां भी जो उनका सेंटर भी दूर आया, अपने परिचित के साथ जा सकते हैं। मतलब आपको थोड़ी बहुत समस्याएं तो दूरी होने की वजह से निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कई प्रकार के जो इसको एग्ज़ाम है उसको फेयर कराने के लिए आरपीएससी को भी ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, परंतु इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अब भी मैं जो ये महिला और बाल अपराध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने लाया हूं, ताकि चूंकि अब बहुत ज़्यादा लेंथी पढ़ने का समय नहीं है,
20 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लाया हूं, उसको अपन फॉलो करेंगे। तो देखिए अपना 1 नंबर क्वेश्चन, पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न की सजा किस धारा में है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 14? देख के आप कमेंट्स कीजिए। इसमें पोक्सो एक्ट में लैंगिक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसकी सजा किस धारा में है? इसमें सही आंसर है धारा 12। धारा 12 है, उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की सजा दे रखी है। और इसमें आपको याद रखने के लिए ध्यान रखें, जो प्रवेशन लैंगिक हमला है, पोक्सो एक्ट जो लागू हुआ था वो 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन लागू हुआ था। इसमें प्रवेशन जो लैंगिक हमला है उसकी परिभाषा 3 में दी हुई है और उसकी सजा है 4 में। अब इसी में गुरुतर शब्द जोड़ दें तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, इसका जो परिभाषा है वो 5 में है और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की जो सजा है वो धारा 6 में है। इसी प्रकार से इसको प्रवेशन शब्द को हटा दें तो लैंगिक हमला जो आएगा नेक्स्ट, उसकी परिभाषा 7 में है और 8 में इसकी सजा है। धारा 8 में इसकी सजा दे रखी है। अब इसी में गुरुतर जोड़ दें तो गुरुतर लैंगिक हमला धारा 9 में इसकी परिभाषा है और धारा 10 में इसकी सजा है। इसी प्रकार से लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट धारा 11 में इसकी परिभाषा है और धारा 12 में इसकी सजा है। तो सजा कितनी है इसकी? इसमें सजा है 3 वर्ष। सजा है 3 वर्ष। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो धारा है वो धारा 12 है और उसकी सजा 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को खतरनाक कार्यों पर लगाने पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। अब ये देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 1986 का है। उसके अनुसार खतरनाक काम पर लगाने पर सजा कितनी है? 1 वर्ष और जुर्माना 10,000 तक। ऑप्शन बी 2 वर्ष तक व जुर्माना 40,000। ऑप्शन सी 2 वर्ष तक जुर्माना 50,000 तक। डी 1 वर्ष तक और जुर्माना 50,000 तक। आप कमेंट से बताइए। इसका सही आंसर है सी, इसकी सजा है 2 वर्ष तक और जुर्माना 50,000 तक। अब ये किस धारा में सजा है? ये धारा है धारा 14 में इसकी सजा है। धारा 14 में इसकी सजा है। अब धारा 3, एक ध्यान रखें, इसकी धारा 3 और 3 के, 3 के तो है, धारा 3 तो है बालक को किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता और 3 के है किशोर को किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। अब ये आप सोचिए, किशोर और बालक में क्या फर्क है? किशोर, बालक वो है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और किशोर वो है जो 14 वर्ष से लेकर के जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई, वो किशोर है। तो ये जो किशोर है, ये शब्द जोड़ा गया 2016 में और ये धारा 3 के है वो ऐड की गई है 2016 में। तो ये जो श्रम अधिनियम है 1900 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो धारा 3 बालक को खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते। 3 के में है किशोर को खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते। कोई इन दोनों का उल्लंघन करता है तो उसकी धारा 14 में उसकी सजा है और वो सजा है 2 साल और जुर्माना 50,000 तक। तो ये चीज ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, वेश्यावृत्ति की कमाई पर वयस्क व्यक्ति निर्वाह करने पर दंडित होगा। यदि कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कोई औरत महिला करती है और उसकी कमाई पे यदि कोई वयस्क व्यक्ति डिपेंड है तो उसकी सजा कितनी होगी? उसकी सजा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? उसकी सजा 1 वर्ष होगी या 2 वर्ष होगी? कमेंट्स के माध्यम से बताइए आप। उसकी सजा होगी बी में। कितनी होगी? उसकी सजा होगी 2 वर्ष तक। ये कौन सी धारा में है? इसकी जो सजा है वो है धारा 4 में। धारा 4 में सजा। अब वही सजा यदि वो
नाबालिग से वेश्यावृत्ति करवा के और उस पर डिपेंड करता है उसकी कमाई में, तो इसी धारा में उसकी सजा होगी 7 वर्ष तक। यदि वो नाबालिग है और उससे वेश्यावृत्ति की कमाई पे वो डिपेंड है, तो उससे उसकी सजा होगी धारा 4 में 7 वर्ष। और यदि वो वेश्यावृत्ति जो कर रही है वो यदि बालिग है तो उसकी सजा होगी 2 वर्ष। तो ये इसमें जो है सजा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आप देखिए, अवयस्क लड़की का अपहरण, वेश्यावृत्ति या अन्य व्यक्ति से शादी गैर कानूनी कराने पर धारा कौन सी लगेगी? किसी अवयस्क लड़की का, नाबालिग का यदि कोई अपहरण कर लेता है तो उसमें कौन सी धारा लगेगी? आप कमेंट्स के माध्यम से जवाब दीजिए। धारा 366 आईपीसी, 366 ए आईपीसी, 366 बी आईपीसी, 366, 372 आईपीसी। इसमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 366 ए आईपीसी। ये इसका आंसर होगा। ए वर्ष का यदि अपहरण कर लिया जाता है तो धारा लगेगी 366 ए। अब यदि किसी का 366 क्या है? किसी स्त्री का अपहरण शादी के लिए करना, उसमें धारा लगेगी 366। और नाबालिग है तो 366 ए आईपीसी हो जाएगी। अब 366 बी क्या है? 366 बी है किसी विदेशी लड़की का अपहरण करके इस प्रकार के काम के लिए लाना, उसमें लगेगी 366 बी आईपीसी। जो 21 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उसके लिए 366 बी। और 372 आईपीसी है वेश्यावृत्ति के लिए किसी महिला या लड़की को बेचना, नाबालिग को। और 373 है खरीदना। 373 आईपीसी है उसमें वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को खरीदना, वो 373 आईपीसी। बेचने वाला 372 आईपीसी। 366 ए नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे किसी से गैर तरीके से संभोग करवाना, गैर कानूनी तरीके से, वो है 366 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाबालिग से शादी करने पर वयस्क पुरुष के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का है? ये है 2006 का। इसके अनुसार कार्रवाई होगी धारा 7 में होगी, धारा 8 में होगी, धारा 9 में होगी या धारा 10 में होगी। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की से शादी करता है तो वो दंडित किस धारा में होगा? वो दंडित होगा धारा 9 में। और इसकी सजा क्या है? धारा 9 में सजा है 2 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। धारा 9 में सजा है 2 वर्ष की और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये किस में है? ये है धारा 9 में। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की से वयस्क पुरुष शादी कर लेता है तो उसकी सजा होगी। अब ये बाल विवाह यदि हो जाता है तो वो शून्य कैसे घोषित होगा? वो शून्य घोषित होगा धारा 3 में। बाल विवाह धारा 3 में बाल विवाह शून्य घोषित होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना। धारा 3 में बाल विवाह शून्य घोषित होगा इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति संचालन करता है इस बाल विवाह कराने का तो उसकी धारा 10 में उसको सजा है 2 साल। धारा 10 में यदि कोई संचालन करता है बाल विवाह का, संचालन करता, उसकी सजा है 2 वर्ष। नाबालिग लड़की की शादी करने के लिए यदि कोई संचालन करता है तो उसकी सजा है 2 वर्ष धारा 10 के अनुसार। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत होगा? यानी जो धारा है वो 14, 16, 17 या 15 राज्य सरकार इसमें नियुक्त करती है, वो करती है धारा 16 के अनुसार।
धारा 16 के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिकारी को नियुक्त करती है। वो आज उसका कर्तव्य क्या होगा? उसका कर्तव्य होगा बाल विवाह उस क्षेत्र में नहीं हो, इसके लिए पूरी निगरानी रखना। यदि कहीं बाल विवाह होने की इतला मिलती है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देके उस पर कार्रवाई कराना। तो ये काम होता है बाल विवाह निषेध अधिकारी का। वो राज्य सरकार द्वारा धारा 16 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार सती का गुणगान गौरव बढ़ाने के लिए दंड होगा। यदि कोई व्यक्ति, तो 1987 में आपको पता है दिवराला सतीकांड हुआ था और उसके बाद में ये 1987 में ये अधिनियम लाया गया था। अब इसमें जो है कोई गुणगान करता है सती का, तो उसके लिए दंड क्या होगा? उसके लिए दंड 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा या 7 वर्ष होगा? ये होगा दंड 7 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति गुणगान करता है तो उसका दंड होगा 7 साल तक। 7 साल तक की उसकी सजा हो सकती है। अब आपको विदित होगा 1822 में जो बूंदी नरेश है राव विष्णु सिंह, इसने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान में 1822 में, कहां पर? बूंदी में। बूंदी जो नरेश है विष्णु सिंह, उन्होंने इसको सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ध्यान रखें, ये 1822 बूंदी विष्णु सिंह इस सती प्रथा को राजस्थान में सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट ये किससे संबंधित है? बाल विवाह, मृत्युभोज, लिंग निर्धारण या साक्षरता? फटाक से उत्तर दीजिए, आप सबको आता होगा ये, कमेंट्स के माध्यम से। पीसीपीएनडीटी इसकी लिंग निर्धारण से संबंधित है। मतलब जन्म से पहले किसी भी भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। यदि वो कोई व्यक्ति ऐसा लिंग निर्धारण करता है, करवाता है, तो उसको धारा 23 के अंदर सजा है। धारा 23 के अंदर उसको सजा है यदि लिंग निर्धारण का काम करता है। तो कौन सी धारा में? धारा 23 में उसको सजा है। यदि कोई लिंग निर्धारण के लिए विज्ञापन देता है तो उसकी सजा है धारा 22 में। धारा 22 में धारा 22 कोई यदि लिंग निर्धारण के संबंध में विज्ञापन देता है तो उसकी सजा है धारा 22 में। कितनी है? 3 वर्ष प्रथम अपराध के लिए, सेकंड बार करेगा 5 साल। इसी में प्रथम 3 वर्ष है सजा धारा 23 में, और सेकंड बार करेगा अपराध तो वो है 5 वर्ष। ये ध्यान रखें, धारा 22, धारा 23 और पीसीपीएनडीटी लिंग निर्धारण से संबंधित है। लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। अब ये अधिनियम कब का है? ये अधिनियम है 2005 का। ये अधिनियम है 2005 का। अब इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन सी धारा में है? कमेंट से बताइए। धारा 3, धारा 8, धारा 23, धारा 31। ये कौन सी उसमें परिभाषा, कौन सी धारा में है? धारा 3 में है परिभाषा। राइट आंसर ये है। धारा 8 में क्या है? धारा 8 बताइए, धारा 8 में क्या है? इसमें है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति इस धारा के तहत होती है। कौन सी धारा के तहत? धारा 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। और धारा 18 में इसमें आरोपी को पाबंद किया जाता है। और धारा 23 जो है, धारा 23 में पीड़िता को राहत के आदेश दिए जा सकते हैं। पीड़िता को राहत आदेश धारा 23 में। इसी प्रकार से धारा 31 क्या है?
धारा 31 है, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करता है और वो कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता है तो धारा 31 में उसको सजा है। धारा 31 में उसको सजा है। कौन देगा? ये देगा मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट सजा देता है धारा 31 में। नेक्स्ट, जेजे एक्ट 2015 के अनुसार CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन कौन सी धारा के तहत होता है? धारा 4, धारा 27, धारा 107, धारा 23। इसमें ध्यान रखिए, जो CWC का गठन होता है वो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 का, धारा 27 के तहत ये राइट आंसर है, धारा 27। अब ये धारा 4 क्या है? धारा 4 के अंतर्गत जेजे बोर्ड का गठन होता है। जेजे बोर्ड, जेजे बोर्ड में संरचना क्या होती है? एक मजिस्ट्रेट प्लस 2 सदस्य। इसी प्रकार CWC में क्या होता है? CWC में 1+4 की संरचना होती है। एक चेयरमैन होता है, 4 सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक जिले में होते हैं, ये भी प्रत्येक जिले में होते हैं। धारा 107 में क्या होता है? धारा 107 में थाना लेवल पे और जिला लेवल पे जिला विशेष पुलिस इकाई का गठन होता है। जिला विशेष पुलिस इकाई का गठन होता है और थाना लेवल ये होते हैं, जिला लेवल पे DYSP रैंक का कम से कम, और थाना लेवल पे जो होता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर ये ASI रैंक का होता है। ये होता है गठन धारा 107 के तहत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम होता है जो अपराध करने वाला बच्चा है उनकी सुनवाई करना और आगे निर्णय लेना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम होता है जो नीडी बालक है, आवश्यकता वाले बालक है, जरूरतमंद बालक है, जैसे कोई भीख मांगता हुआ मिले, किसी के माँ बाप नहीं हो या किसी को ऐसी जरूरत हो, तो ऐसे बालक जो होते हैं वो धारा 27 के तहत CWC के तहत पेश होते हैं। ये है जेजे एक्ट। नेक्स्ट, बालक के साथ क्रूरता करने पर जेजे एक्ट की किस धारा के तहत कार्रवाई होगी? जो बालक है यदि कोई उसके साथ में क्रूरता करता है तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? धारा 74, धारा 75, धारा 76 और धारा 77। ये है आप किस धारा के तहत होगी? क्रूरता करने पर धारा राइट आंसर है धारा 75 के तहत। धारा 75 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा है 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक की सजा है। धारा 74 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति बालक अपराध करता है और उसका नाम प्रकट कर दे, पहचान प्रकट नहीं कर सकता, यदि कोई पहचान प्रकट कर देता है तो वो धारा 74 के तहत उसमें सजा होगी। धारा 74 के तहत उसमें सजा होगी 6 महीने तक और 2 लाख रुपए जुर्माना। अब जुर्माना राशि देख लो कितनी है, 2 लाख रुपए यदि कोई व्यक्ति किसी का नाम प्रकट कर देता है तो, यदि उसने बालक ने अपराध किया नाबालिग का। धारा 75 में क्रूरता के लिए दंड, वो है 3 साल तक के लिए दंड, धारा 75 के तहत। 76 में है यदि कोई व्यक्ति भीख मंगवाता है, यदि कोई व्यक्ति बालक से भीख मंगवाता है तो उसकी सजा है धारा 76 में। कितनी सजा है? वो है 5 वर्ष तक और जुर्माना है 2 लाख रुपए। ये उसका जुर्माना है धारा 76 में। और धारा 77 क्या है? धारा 77 है यदि कोई नाबालिग को मादक पदार्थ बेचता है तो उसकी सजा है धारा 77 में। तो ये है धारा 74, 75, 76 और 77। नेक्स्ट, स्त्री द्वारा प्राइवेट एक्ट करते समय आशयपूर्वक टकटकी लगाकर देखना वो किस धारा का अपराध करता है? 354 IPC, 354 B IPC, 354 C IPC, 354 D IPC। टकटकी लगाकर देखना, यदि कोई व्यक्ति महिला यदि प्राइवेट काम कर रही है और उसको टकटकी लगा के इस आशयपूर्वक देखता है तो वो इसमें से किस धारा का अपराध है? कमेंट से बताइए। ये है 354 C का अपराध, टकटकी लगाकर देखना। 354 IPC, 354 क्या है? लज्जा भंग करना आपराधिक बल या हमला द्वारा। लज्जा भंग कैसे?
आपराधिक बल या हमला द्वारा लज्जा भंग करना, इसमें सजा है 1 साल से लेके 5 वर्ष तक। 354 बी, सार्वजनिक स्थान पे उसके कपड़े उतार देना, निर्वस्त्र करना, वो 354 बी में जबरन कपड़े उतार देना, इसकी सजा है 3 से लेके 7 वर्ष तक। जबरन कपड़े उतारना सार्वजनिक स्थान पर 354 बी। 354 में आई गया टकटकी। 354 में है किसी का पीछा करना, आशयपूर्वक पीछा करना, वो है 354 और 354 क्या है? 354 सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकली टच करना, सेक्सुअल डिमांड करना, उसको पोर्न दिखाना, इस प्रकार की कमेंट्स करना आशयपूर्वक, ये है 354 में। ये 354 बी सी डी। नेक्स्ट, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप, इसमें आप बताइए कमेंट से। 376 आईपीसी, 376 ए बी आईपीसी, 376 डी आईपीसी, 376 डी बी आईपीसी, फटाक से बताइए। इसका सही आंसर होगा 376 डी ए आईपीसी। अब ध्यान दीजिए, जहां गैंग रेप शब्द आ जाता है वहां डी लगेगी धारा। तो अब इसमें 376 जो डी है वो है 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। टीबी क्या है? ये है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप, वो है धारा 376 टीबी। और 376 एबी, ये है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार। ये तो है गैंग रेप और ये है बलात्कार। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ रेप, वो है 376 एबी। और 376 आईपीसी, ये रिलेटेड टू रेप। रेप 376 आईपीसी, इसमें भी 3 परिस्थितियां हैं। एक रेप, एक लोक सेवक वगैरह इत्यादि द्वारा रेप, और एक है 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ रेप। ये 376 आईपीसी। फिर 376 ए आईपीसी क्या है? 376 ए आईपीसी में है किसी लेडीज के बलात्कार के साथ साथ उसमें ऐसी चोट पहुंचाना या मृत्यु तक कारित कर देना, उसकी सजा है 376 आईपीसी, आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा। और इस 376 डीबी में भी मृत्युदंड की सजा है। 376 ई यानी बार बार बलात्कार करना, उसकी भी सजा मृत्युदंड तक है, 376 ई। इसी प्रकार से 376 ए बी, इसमें भी सजा है वो मृत्युदंड तक है। तो ये था 376 ए बी सी डी ई। बी में क्या है? 376 बी, पति द्वारा पत्नी के साथ सेपरेशन के समय संभोग करना, उसकी सजा है सेपरेशन के समय। ये 376 बी एकमात्र ऐसा अपराध है जो जमानती है, बाकी सारे गैर जमानती है। नेक्स्ट, दहेज लेना देना अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन से? 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें दहेज लेना और देना अपराध है। वो किस धारा में अपराध है? दहेज लेना और देना, ये धारा 3, 4, 4A और 8B। ये मैंने इंपॉर्टेंट सारी धाराएं लिख दी है। धारा 3 में है ये सजा दहेज, इसका राइट आंसर है दहेज लेना और देना धारा 3 में अपराध है। और सजा कितनी है? सजा है 5 साल तक। 5 साल तक सजा है। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसकी जो सजा है धारा 3 के तहत वो है 5 साल तक। यदि कोई दहेज की मांग करता है, दहेज की मांग करना, दहेज मांगना या मांग करना, इसकी सजा धारा 4 में सजा है और सजा है 2 वर्ष तक। इसी प्रकार से धारा 4A, धारा 4A क्या है? विज्ञापन देना। कोई कहता है कि मेरी अंधी लुल्ली लंगड़ी संतान है, उसके लिए मैं शादी करने के लिए मेरी इतनी संपत्ति दे दूंगा, इस प्रकार से जो विज्ञापन देता है वो धारा 4A के तहत दंडित होगा।
और धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, ये धारा 8B में आता है। ये है दहेज से संबंधित इंपॉर्टेंट धाराएं। धारा 2 में परिभाषा, परिभाषा कौन से में है? दहेज की जो परिभाषा है, परिभाषा है धारा 2 में, धारा 2। तो ये हो गई 2 में परिभाषा, 3 में दहेज लेना देना, 4 में दहेज की मांग करना, 4A में विज्ञापन देना, 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करना। नेक्स्ट, किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा क्रूरटी करना अपराध कौन सी धारा का अपराध है? 304B, 498, 498 AIPC, 306 IPC। इसमें आप बताइए कमेंट से, इसमें है 498 AIPC। यदि कोई क्रूरटी करता है तो 498 AIPC में सजा होगी। इसकी सजा कितनी होगी? इसकी सजा होगी 3 वर्ष तक। 304B क्या है? 304B है यदि कोई व्यक्ति दहेज हत्या करता है, दहेज हत्या, दहेज हत्या की परिभाषा और जो दी गई है वो शादी के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों में, भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, वो दहेज हत्या कहलाती है। इसकी सजा है 304B के अंतर्गत। 304B में सजा कितनी है? 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, LI आजीवन कारावास तक की इसकी सजा है। और 306 IPC क्या है? 306 IPC है किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना, उसकी सजा है 306 IPC में। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ? महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, देखिए कमेंट से बताइए। 2012, 2013, 14, 2020। राइट आंसर है 2013। आपको पता होगा विशाखा कमेटी बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में भौरी देवी बलात्कार कांड को लेकर के दिए थे। विशाखा नामक महिलाओं का संगठन गया था सुप्रीम कोर्ट में और तब विशाखा कमेटी बनी थी। उसके बाद में लगातार ये 2013 तक विशाखा कमेटी काम करती रही और 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम ये आया था। इस एक्ट के तहत आपको पता होगा इस आंतरिक परिवाद समिति धारा 4 में आंतरिक परिवाद समिति, ये तो है धारा 4 में। और धारा 6 में है स्थानीय परिवाद समिति। धारा 6 में क्या है? स्थानीय परिवाद समिति। जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां आंतरिक परिवाद समिति होगी, जहां 10 से कम काम करते हैं वहां स्थानीय परिवाद समिति होगी। इनके पास एक सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं और कोई भी महिला जो कामकाजी महिला है वो इस प्रकार 90 दिन के अंदर शिकायत कर सकती है। शिकायत कहाँ करेगी? वो आंतरिक परिवाद समिति में या स्थानीय परिवाद समिति में कर सकती है। 90 दिन के अंदर ये शिकायत करेगी। नेक्स्ट, CWPO न्यूनतम किस रैंक का अधिकारी? अब CWPO है क्या? ये JJ एक्ट में अपन ने पढ़ा था, JJ एक्ट, उसमें है धारा 107 पढ़ी थी। पुलिस थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होता है, वो किस रैंक का होगा? DYSP रैंक का, SI रैंक का, एडिशनल SP रैंक का, ASI रैंक का। थाने में जो होगा वो ASI रैंक का होगा, उसको बोलते हैं चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। और DYSP जो रैंक का अधिकारी होता है वो जिला विशेष पुलिस इकाई का अधिकारी होगा, वो DYSP रैंक का होगा। जिला विशेष पुलिस इकाई वो होगा DYSP रैंक का अधिकारी होगा। यह है 107 के तहत। ऑपरेशन आवाज राजस्थान सरकार का अभियान किससे संबंधित है? ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। ऑपरेशन आवाज ये बाल शिक्षा से, बाल महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूक करने से, कन्यावध रोकने, नशा रोकने से। इसका सही आंसर है बाल महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए ये पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन आवाज ये अभियान है, जो महिलाओं और बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए चलाया गया। अगला क्वेश्चन, महिला दुष्कर्म
एसिड फेंकना मानव दुर्व्यवहार से संबंधित एफआईआर पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ किस धारा के तहत कार्रवाई होगी? धारा 166 ए, 166 बी आईपीसी, 166 आईपीसी, या कार्रवाई होगी नहीं? इसमें है 166 ए आईपीसी और सजा है इसकी 2 साल तक, 2 वर्ष तक। 166 बी आईपीसी ये क्या है? ये है यदि ऐसी महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ या एसिड फेंका है और उसका इलाज यदि कोई हॉस्पिटल वाला नहीं करता है तो उसकी सजा 166 बी आईपीसी में होगी 1 साल तक, 1 वर्ष तक। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी किस रियासत ने किया था? उदयपुर, कोटा, अजमेर या बूंदी? किसने किया था कन्यावध को गैर कानूनी? कन्यावध को कोटा ने 1833 में किया था। कोटा में, ये राइट आंसर बी होगा, 1833 में कोटा के जो महाराजा थे उन्होंने इसको गैर कानूनी, महाराजा राव सिंह ने इनको गैर कानूनी घोषित किया था। और डायन प्रथा को किसने किया? 1853 में उदयपुर रियासत ने इसको गैर कानूनी किया घोषित, राजा स्वरूप सिंह जी ने। डाकन प्रथा को 1853 में उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह जी ने गैर कानूनी घोषित किया था। इसी प्रकार से अजमेर के जो हरबिला शारदा थे उन्होंने वो शारदा एक्ट लाया था बाल विवाह के संबंध में ये लेकर आए थे। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल करके आएंगे, बिना किसी घबराहट के हल करके आएंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत कूल माइंड से क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हुए उसका आंसर दे। यात्रा के समय जो आवश्यक सावधानी बरतनी हो वो बरतें। लड़कियां जो यात्रा करती हैं वो भी अपनी सावधानी पूर्वक अपने सेंटर पे पहुँचे और समय पे पहुँचे। जो कोरोना गाइडलाइन दी गई है परीक्षा के हिसाब से उसकी पूर्ण पालना करें और बस या ट्रेन की छतों पर कतई रूप सफ़र नहीं करें। अपनी जीवन अमूल्य है, इसको कहीं रिस्क में नहीं डालें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।